आज़ादी के बाद से ये कोशिश हुई कि मुसलमानों को दबा के रखो और इनको कोई हुकूक मत दो, जो भी हुकूक उनको अंग्रेज़ों के ज़माने में भी मिले हुए थे वो धीरे धीरे सल्ब करते रहो। और ये सिलसिला पिछले आज 11 साल होने वाले हैं 2014 से ये सिलसिला और भी तेज हो गया है। बुनियादी तंजीम RSS मुतालबा करते रही 100 साल से वो कर सकते हैं और वो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, इसलिए कि मुज़ाहमत भी हो रही है। और ये बात भी समझनी चाहिए कि अगर वो कुछ कागज पर कर भी लें तो जरूरी नहीं है कि मुस्लिम समाज उसे कबूल भी कर लेगा। तौर से भी रहने की, हबशा में भी अकलियत के तौर से रहे हैं, मदीना में भी रहे हैं, मक्का में भी रहे हैं, तो हमारे पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम इंशाअल्लाह उन हालात से भी जो इस वक्त शदीद है, और ये भी है कि कोई भी चीज बाकी नहीं रहती है, ये हालात इसी एक ताकत थी लेड बाई आरएसएस का यह था कि भारत आजाद तो हो लेकिन वो हिंदू राष्ट्र बने, यहाँ पे वही मनुस्मृति या उस तरह के कवानीन लागू हो जाए। यानी हमारी 80 और 90 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए थे, हम तो 45 भी नहीं पहुंचे कभी भी, आज 23-24 है, तो हमको हर तरह से दबा के रखा गया। तो शुरू से आजादी के बाद से एक तरह से हिंदुत्व का ही गलबा था, लेकिन आज वो ज्यादा वाजे हो गया है कि बात तो भी तो बाबरी मस्जिद पर कब्जा हुआ, कब हुआ था? आज थोड़ी हुआ था, वो 1949 में हुआ, जबकि नेहरू मौजूद थे। क्या उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि उसको खत्म करा देते उसको? लेकिन उन्होंने नहीं किया। उर्दू किसने खत्म की? उर्दू इन्होंने थोड़ी खत्म किया, उर्दू तो नेहरू के जमाने में खत्म की गई है। वो नेहरू जो पार्लियामेंट में कहता है कि मेरी माँ की जबान उर्दू थी, लेकिन उसने भी खत्म ये कही कि शाहीन बाग से कोई टसमस नहीं हुए, ऐसा नहीं है। शाहीन बाग ने वो रोक दिया, वो प्रोसेस जो उस वक्त शुरू हो गया था NRC का, आज कहाँ है? वो खामोश है। गवर्नमेंट का मसला जो है वो अंग्रेजों ने शुरू किया 1913 में, जब उन्होंने दिल्ली बनाना शुरू किया तो उनके सामने, नई दिल्ली बनाना शुरू किया, उनके सामने ये आया कि सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए कि ये इलाका जो कि आज नई दिल्ली है ये सब के सब मुसलमानों के कब्रिस्तान थे। पुरानी दिल्ली में हर खानदान का अपना कब्रिस्तान हुआ करता है, सब वक्फ से वो कब्जा हो गया। दिल्ली के अंदर कोई 650 कब्रिस्तान थे, आज कितने कब्रिस्तान है? 30, 40, 50 होंगे मुश्किल से, सब खत्म हो गए। सब कुछ बिल्डिंगें बन गई, मॉल बन गए, गवर्नमेंट का ऑफिस बन गए। इंदिरा गांधी के जमाने में ये तकरीबन 80s की शुरू की बात है, तकरीबन 900 के ऊपर प्रॉपर्टीज उन्होंने कब्जा कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दिल्ली के अंदर सिर्फ। पूरे दिल्ली तंजीमों के पास कोई मंसूबा नहीं है, मिली तंजीमों के पास अपना इत्तेहाद भी नहीं है और ठीक से होमवर्क भी नहीं करते। तो मैं नहीं ले सकता कि ये लोग बचा पाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह बाकी उसको बचाएंगे। और आम मुसलमान जैसे है, जैसे कि शाहीन बाग में आम मुसलमान औरतें सामने आई थी, ऐसे कुछ न कुछ निकलेगा। नई दिल्ली के अबुल फजल इनकलेव में है और हमारे साथ जानी मानी शख्सियत, बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं। और इनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो एक लंबा चौड़ा सिलसिला है। ये तालीमी सिलसिले में मैनचेस्टर से लेकर इजिप्ट में बाकी जगहों पर भी रहे और इन्होंने लगभग 60 के आसपास कुतुब तहरीर की हैं। और फिर ये दिल्ली गवर्नमेंट के जो अक़लियती कमीशन रहा है, माइनॉरिटी कमीशन पास में, उसके ये चेयरमैन भी रहे। तो यूँ कहा जाए कि भारत के मुसलमानों के उरूज ज़वाल या मौजूदा जो उनकी सूरत हाल है उन पर बड़ी गहरी निगाह रही है और उस पर लिखते रहे, बात करते रहे और उस डिस्कोर्स में हर तरीके से शामिल रहे। तो हम इनसे जानना चाहेंगे और मेरा पहला सवाल खान साहब से ये रहेगा कि आजकल के हालात में, इन प्रेजेंट इंडिया, आज भारत में मुसलमान होने के क्या मानी है और आज आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, आज़ादी के बाद से ही हालात यहाँ कुछ अच्छे नहीं थे मुसलमानों के लिए और उसकी वजह बहुत सी गलतियां थी जो पहले हुई और उनमें सबसे बड़ी गलती तकसीम की गलती थी, जिसकी वजह से मुसलमान बिखर गए। आज मुसलमान 200 मिलियन हिंदुस्तान में है, कोई 200 मिलियन बांग्लादेश में है, कोई 200 मिलियन पाकिस्तान में है। तो अगर ये एक जगह होते तो आप सोच सकते हैं क्या कितनी बड़ी ताकत होती। तो वो सब जो गलतियां थी उसको आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं आज।
आज़ादी के बाद से ये कोशिश हुई कि मुसलमानों को दबा के रखो और इनको कोई हुकूक मत दो, और जो भी हुकूक उनको अंग्रेज़ों के ज़माने में भी मिले हुए थे वो धीरे धीरे सल्ब करते रहो। और ये सिलसिला पिछले आज 11 साल होने वाले हैं 2014 से ये सिलसिला और भी तेज़ हो गया है। और जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है वो समझती है कि अपनी ताकत के बल पर और पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत के बल पर वो हालात बदल सकती है जिसका कि उनकी जो बुनियादी तंजीम है RSS मुतालबा करते रही 100 साल से, वो कर सकते हैं। और वो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, इसलिए कि मुज़ाहमत भी हो रही है। और ये बात भी समझनी चाहिए कि अगर वो कुछ कागज पर कर भी लें तो ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम समाज उसे कबूल भी कर लेगा, इसलिए कि बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि उसी वक्त एक मसला बनते हैं जब वो किसी कोर्ट में पहुंचता है। लेकिन अगर अब मैं घर के अंदर मैं अपने पर्सनल लॉ पे अमल करता हूं तो कौन मुझे मना करने वाला है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि ये सब हालात जो नए नए पैदा हो रहे हैं हम इनका कुछ न कुछ तरीका निकाल लेंगे, इसलिए कि मुसलमानों के पास बहुत लंबी तारीख है अक़लियत के तौर से भी रहने की। हबशा में भी अक़लियत के तौर से रहे हैं, मदीना में भी रहे हैं, मक्का में भी रहे हैं। तो हमारे पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम इंशाअल्लाह उन हालात से भी जो इस वक्त शदीद है, और ये भी है कि कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहती है, ये हालात भी बदलेंगे, उनको बदल जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ का जो कुछ सियासी ऐसा माहौल है कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो मिलती नहीं है। अगर वो आज मिल जाए तो आज ये हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो लेकिन ये हालात भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदलेंगे, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अगला जो इलेक्शन आने वाला है उसमें हालात बिल्कुल बदलेंगे। और जो आज ये प्रेशर है, ये नहीं कि मसाइल खत्म हो जाएंगे, लेकिन आज जो प्रेशर है वो मुझे लगता है कि वो कम हो जाएगा। खान साहब, भारत की तहरीक आज़ादी के दौरान बताया जाता कि 3 आइडियोलॉजीज का गलबा था उस तहरीक के दौरान। एक आइडियोलॉजी लेड बाई मोहम्मद अली जिन्ना, वो जो मजहब के नाम पे, इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बनाना चाहते थे, वो कामयाब हो गए। दूसरी आइडियोलॉजी जो सेकुलर लेड बाई नेहरू, आप कह सकते हैं, अंबेडकर या इस तरह के वो बाकी लोग जो थे कि भारत जब आजाद हो तो एक सेकुलर मुल्क हो और हमारा आइन भी सेकुलर और तमाम माइनॉरिटीज को यहाँ पे बराबरी के हुकूक। और तीसरी एक ताकत थी लेड बाई आरएसएस का यह था कि भारत आजाद तो हो लेकिन वो हिंदू राष्ट्र बने, यहाँ पे वही मनुस्मृति या उस तरह के कवानीन लागू हो जाए। और मोहम्मद अली जिन्ना भी कहते हैं कि वो अपने मिशन में, अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। और उसके बाद ये जो 75 बरस से किसी न किसी हद तक, चलिए बराए नाम ही सही, और यहाँ पे एक आइन का बोलबाला रहा। लेकिन कहते हैं कि अब आरएसएस अपनी जो है 100 साल वो मना रही है उनकी, क्योंकि उनके मार्जे वजूद में आए हुए 100 साल हो गए। तो अब भारत जो है हिंदू राष्ट्र की जानिब बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के जो फीलर्स आ रहे हैं कि मिसाल के तौर पर कल परसों देखिए कि आप बहुत बड़ी आबादी वाला सूबा जो है उत्तर प्रदेश, वहां का वजीर आला कहता है कि जुम्मा तो हर हफ्ते आता है लेकिन होली एक बार आती है, तो लिहाजा अगर आप घरों में ही नहीं या जुमे के लिए ना, तो आपको नहीं लगता कि आपको कि बड़ी तेजी की से जो है ये हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत बढ़ रहा है? देखिए, आपने तकसीम की बात की, मोहम्मद अली जिन्ना या मुस्लिम लीग के नजरिए की बात की, तो ये सारे के सारे नजरिए जो थे, मैं समझता हूँ कि ये सब जो है यानी धोखे वाले नजरिए थे। न मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ कोई इस्लाम की हुकूमत बनाई, बल्कि वहाँ पे एक सेकुलर हुकूमत है जहाँ पर वो सारे मुजालिम जो हिंदुस्तान में होते हैं वही वहाँ पे भी हो रहे हैं। आम आदमी भी, क्या वहाँ रिश्वत खत्म हो गई? क्या वहाँ पे सियासी जो लोग जो है गलत तरीके से पैसे वसूल कर रहे हैं और मनासिब हासिल कर रहे हैं और बहुत लोगों को दबा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से बांग्लादेश भी अलग हुआ, तो वो मसाइल सब खत्म नहीं हुए, इसलिए कि इस्लाम की बुनियाद पर नहीं हुआ। मुसलमानों का तो हुआ लेकिन इस्लाम की बुनियाद पर नहीं हुआ। और ऐसे ही यहाँ पर जो सेकुलर की बात कर रहे हैं कि नेहरू या गांधी ये लोग थे, तो बिल्कुल सही माने में ये सेकुलर नहीं थे। ये सेकुलर थे एक तरह से, लेकिन उतने नहीं थे हिंदुत्व वाले जितने के आरएसएस वाले थे। लेकिन उनके यहाँ भी यानी बहुत सी मिसालें जो कि इस वक्त बहुत कम वक्त है, मैं उसको क्या दूं, शुरू से जो है मुसलमानों को दबा करके रखा गया, उन्हें कुछ दिखाने के लिए कुछ जो है कुछ मनसब दे दिए गए, लेकिन जो असली मनासिब होते हैं, जहाँ पे ताकत होती है, वो कभी भी उनको नहीं दी गई।
اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں جو ان کی طاقت ہونی چاہیے تھی، یعنی ہماری 80 اور 90 ممبر آف پارلیمنٹ ہونے چاہیے تھے، ہم تو 45 بھی نہیں پہنچے کبھی بھی. آج 23-24 ہے، تو ہم کو ہر طرح سے دبا کے رکھا گیا. تو شروع سے آزادی کے بعد سے ایک طرح سے ہندوتوا کا ہی غلبہ تھا، لیکن آج وہ زیادہ واضح ہو گیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہندوتوا کرنا چاہتے ہیں اور ایک ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، وہ یعنی ڈی جور نہیں ہوگا بلکہ ڈی فیکٹو ہی ہوگا. اس لیے کہ ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھیں کہ ہندو راشٹر ہے، ان کے اندر یہ نہ لکھیں کہ صرف ہندو پرائم منسٹر بنے گا یا پریزیڈنٹ بنے گا. ان کی یہ ہمت نہیں، اس لیے کہ دنیا میں اس کے خلاف بہت بڑا ریئیکشن ہوگا. اور جو اچھا مقام آج ہندوستان کو دوسرے اس لیے کہ کسی کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک مذہب کی بنیاد پر حکومت بنے، اور وہ بھی ایسا مذہب جس کی کہ کچھ واضح جو ہے اس کی تعلیمات بالکل واضح نہ ہو. اسلام کے بارے میں تو بالکل واضح ہے، بالکل 2-2-4 جو ہے بالکل واضح ہے، لیکن ہندوتوا کیا چیز ہے، ہندو کیا چیز ہے، یہ اس پر کوئی بھی ایسا اتفاق نہیں ہے. تو ایسا وہ کبھی نہیں کریں گے. یہ ٹھیک ہے، مندر بنا دیں گے، مسجدیں ہمارے لے لیں گے، مقبرے لے لیں گے، اوقاف بھی لینے والے ہیں، یہ سب کریں گے وہ. لیکن ڈی جور جو ہے کوئی ہندو راشٹر نہیں بننے والا ہے. نہ RSS کرے گی، نہ کانگریس کرے گی، نہ کوئی اور بھی کرے گا. تو صرف اتنا ہے کہ جو چیزیں آزادی کے بعد سے چل رہی تھی وہ ذرا سا اور زیادہ واضح ہو گئی ہیں. آزادی کے بعد تو بھی تو بابری مسجد پر قبضہ ہوا، کب ہوا تھا؟ آج تھوڑی ہوا تھا، وہ 49 میں ہوا جبکہ نہرو موجود تھے. کیا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کو ختم کرا دیتے اس کو؟ لیکن انہوں نے نہیں کیا. اردو کس نے ختم کی؟ اردو انہوں نے تھوڑی ختم کیا. اردو تو نہرو کے زمانے میں ختم کی گئی ہے. وہ نہرو جو پارلیمنٹ میں کہتا ہے کہ میری ماں کی زبان اردو تھی، لیکن اس نے بھی ختم ہونے دیا. تو یہ سمجھنا کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، بس اس میں اضافہ ہو گیا ہے. ظفر اسلام خان صاحب، وقف ترمیمی بل جو ہے اس وقت مسلم سماج میں بہت ڈسکس کیا جا رہا، بہت بحث چل رہی ہے، اور بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے کئی سو سال اور آزادی کے بعد سے خاص طور پر جو ہے مسلمانوں کو ایک سب سے بڑا اس کو وہ ایج پہ چلے گئے. تو اس حوالے سے مسلم سماج اور ملی تنظیمیں بطور خاص اپنے طریقے سے کوشش کر رہی ہیں. اور ابھی مسلم پرسنل بورڈ کی ان کی ایما پر، ان کی اپیل پر پہلے انہوں نے 10 تاریخ کو کہا جی جنتر منتر پر، پھر 13 تاریخ کو کہا، اب اس کو 17 کو کر دیا گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کاوشیں اور کوششیں، کیا یہ بل تو اس وقت آلموسٹ جو ہے تقریباً پاس ہو ہی چکا ہے، اور ایسے میں کہ جب ایک امید تھی 2024 کے جو لوک سبھا الیکشن کے رزلٹ آئے تھے، اس میں کیونکہ اس چندر بابو نائیڈو اور نتیش کمار کو لے کر کے وہ شاید اس بل کی حمایت بلکہ اس بل کو پاس ہونے سے روک لیں، انہوں نے بھی مسلمانوں کو جو ہے مایوس کیا ہے. اور یہ ساری بات یہ کس طرف جا رہا ہے؟ اور یہ ملی پہلے آپ نے شاہین باغ پورے دیش میں جو کر کے دیکھ لیا تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. تو اب جو پھر سے کوشش کی جا رہی نیچے ہم اس میں جیل بھرو آندولن چلائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو ملی تنظیمیں، اور وہ بھی دیکھا ہم نے کہ اس میں بھی بڑے اختلافات ہیں خود ملی تنظیموں کے اندر بھی. تو اس سارے وقف امینڈمنٹ بل کو آپ کس طریقے سے؟ پہلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ شاہین باغ سے کوئی ٹسمس نہیں ہوئے. ایسا نہیں ہے، شاہین باغ نے وہ روک دیا. وہ پروسیس جو اس وقت شروع ہو گیا تھا NRC کا، آج کہاں ہے؟ وہ خاموش ہے گورنمنٹ بالکل. اس کو 5 سال ہونے والے ہیں. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ناکام تھی، بہت ہی بڑی وہ تھی. اگر ہم کو سمجھیں تو وہ تاریخ کی نہیں ریووک نہیں کیا، لیکن وہ 93 بستے میں چلا گیا. وہ ان کی آج ہمت نہیں کہ دوبارہ اسے کریں. یونیفارم سول کوڈ وغیرہ ٹھیک ہے، میں ایسا مسئلہ مسائل تو پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں. تو ایسا نہیں سمجھیے کہ شاہین باغ کچھ نہیں ہوا. شاہین باغ بہت بڑی تاریخ تھی، بلکہ تاریخ کی بڑی تاریخوں میں تھی. کہاں ہے جہاں پہ عورتیں صرف نکلتی ہیں؟ کہاں ہے جہاں پہ وہ 3 مہینے تک صبح شام جو ہے 24 گھنٹے 3 مہینے تک جو ہے نا وہ کھڑی رہتی ہیں، وہ پٹائی ہوتی ہے، مارا جاتا ہے، بلڈوزر چلا جاتے ہیں ان کے گھروں کے اوپر، پھر بھی لوگ لگے رہے. اور صرف جو ہے کووڈ کی وجہ سے، بہانے سے ان کو زبردستی ختم کیا گیا ان کو. لیکن حکومت پیچھے ہٹ گئی. آج تک جو ہے انہوں نے وہ رولز آج تک نہیں لے آئے جس کی وجہ سے NRC شروع ہوگا. تو ایسا نہیں ہے، وہ پیچھے ہٹے. آپ جو بات کر رہے ہیں وقف بورڈ کی، دیکھیے وقف کا مسئلہ جو ہے وہ انگریزوں نے شروع کیا 1913 میں. جب انہوں نے دلی بنانا شروع کیا تو ان کے سامنے نئی دلی
बनाना शुरू किया, उनके सामने ये आया कि सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए कि ये इलाका जो कि आज नई दिल्ली है, ये सब के सब मुसलमानों के कब्रिस्तान थे। पुरानी दिल्ली में हर खानदान का अपना कब्रिस्तान हुआ करता, सब वक्फ थे वो। तो उसके लिए उन्होंने जो है वक्फ बोर्ड बनाया उस जमाने में 1913 में, और कुछ जमीनें कब्जा की, उसके बदले कहीं और जमीनें दी, ये सब हरकतें की उन्होंने। लेकिन उसी वक्त से हुकूमत एक तरह से उसकी कस्टोडियन बन गई उस वक्त से। और उसके बाद आजादी के बाद वक्फ बोर्ड बने, सेंट्रल वक्फ बोर्ड बना, और अब हर स्टेट के अंदर वक्फ बोर्ड है। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने इस 8-10 सदियों के अंदर बहुत काफी प्रॉपर्टीज, बल्कि ये कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ हिंदुस्तान में है। तकरीबन 5 लाख प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर जो कि वक्फ हैं। हुकूमत उसको ललचाई नजर से देखती है और बहुत से कब्जा भी कर चुकी है। ये नहीं कि कोई नई चीज है, पहले भी आजादी के बाद से खास तरीके से बहुत सी जगहों पर, इसलिए कि बहुत लोग चले गए और वहां पे रहे नहीं, कब्रिस्तानों पे कब्जा हो गया। दिल्ली के अंदर कोई 650 कब्रिस्तान थे, आज कितने कब्रिस्तान है? 30, 40, 50 होंगे मुश्किल से, सब खत्म हो गए। सब कुछ बिल्डिंगें बन गई, मॉल बन गए, गवर्नमेंट के ऑफिस बन गए। इंदिरा गांधी के जमाने में, ये तकरीबन 80s की शुरू की बात है, ये एक बाकायदा एक मुस्लिम डेलीगेशन वगैरह गए, उन्होंने कहा कि भाई उसको वापस कीजिए आप। तो उन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने कई कमेटियां बनी, बर्नी कमेटी कौन कौन से बनाई। उसमें ये मालूम हुआ कि तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कब्जे में तकरीबन 900 के ऊपर प्रॉपर्टीज उन्होंने कब्जा कर रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिल्ली के अंदर, सिर्फ पूरे इंडिया की बात नहीं करना। उसके बाद बहुत गौर शोर करके उन्होंने कहा अच्छा इसमें से 123 हम वापस कर देंगे, और वो 123 आज भी वापस नहीं हुई इंदिरा गांधी के जमाने से। तो ये सबसे ज्यादा आज कोई नई बात नहीं है। आज जो ये कर रहे हैं, वो जो बात चल रही थी, जो पहले भी मैंने कहा कि जो डिफेक्टो होता है, डिफेक्टो था पहले, आज ये डिजूर कर रहे हैं, ताकि वो चाहते हैं कि वो जो कब्जे किए थे वो खत्म कर दें। उसके अलावा ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी, जैसे वक्फ बाय यूजर होता है, वक्फ बाय यूजर ये होता है कि अब ये जगह मस्जिद है, कई 100 साल से मस्जिद है, तो हुकूमत पेपर कहाँ से आएगा? सही बात। उस जमाने में पेपर होता ही नहीं था, और अगर कोई बना भी होगा तो पेपर जो है आज 300 साल बाद मिलेगा क्या? तो वक्फ बाय यूजर को हर गवर्नमेंट मानती थी, इन्होंने इसको खत्म कर दिया। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो हर डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है वो फैसला करेगा अगर कोई डिस्प्यूट होता है कि ये जगह वक्फ भी है कि नहीं है। अरे तो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, वो छोटा सा मुलाजिम है, कल उसको आप निकाल भी सकते हैं, कल उसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, वो आपके खिलाफ कैसे जाएगा? तो ये हुकूमत की बहुत बड़ी मैं समझता हूँ बदनीयती का मसला है कि वो चाहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी जहां पर कुछ साबित न किया जा सके, जहां साबित किया जा सके उसके पे क्या करेंगे बेचारे? वो तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि जहां पे आपके पास कागजात हैं। तो इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए, और आज से चाहिए कि हर मामलात के कागजात रखें, अपनी जो घर है उसके कागजात रखें, अपनी दुकान के कागजात रखें, अपनी जो फैक्ट्री उसके कागजात रखें। ऐसी अपनी मस्जिदों मकबरों वगैरह के आज भी निकल सकते हैं। बस आप मेहनत कीजिए, अगर ये मेहनत करेंगे तो पुराने नक्शे जो है 100 साल 150 साल के नक्शे मौजूद है, आज भी मौजूद है, वहां से निकालिए, आपको मिलेगा। आपको ये वहां पे लिखा हुआ है कि ये कब्रिस्तान है, उसकी बुनियाद पे हो सकता है। लेकिन अगर आप वो कागज जज के सामने पेश नहीं कर पाएंगे तो आपकी कोई आवाज नहीं रहेगी। तो आज भी काम है ये, अगर लोग जरा सा मेहनत करें तो वो जो जिन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है गाज गिर सकती है, उस पर कब्जा कर सकते हैं, वो भी आज बचाई जा सकती हैं, बशर्ते कि हम लोग जरा सा मेहनत करें। और पुराने जो कागजात हैं वो मौजूद हैं, वो पुराने कागजात जो है, जो लैंड डिपार्टमेंट है या दूसरे जो दिल्ली में पहले यहाँ पे कोई चीफ कमिश्नर बोलते थे, वो उसका ऑफिस है, उसके अंदर ही कागजात मौजूद। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के बाहर भी ऐसे ही कुछ होगा, तो वो निकालेंगे तो काफी बचाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल ये जो कानून आ रहा है और ये एक तरह से ये दिखा रहे हैं कि हम आज ताकतवर हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, तो इनकी नीयत खराब है और वो जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, खुसूसन वो जमीनें जहां पर के कोई दस्तावेज ऐसी मौजूद ना हो। तो अगर यही चलेगा तो दुनिया में बहुत दस्तावेज, मैं समझता हूँ कि शायद राष्ट्रपति भवन का भी कोई दस्तावेज नहीं होगी कोई जो है, लेकिन उस पर वो लागू नहीं होगा, ये सिर्फ इस पर लागू होगा, इसलिए कि इनकी नीयत खराब है। दिल्ली तंजीमें जो तगोदो कर रही हैं इस सिलसिले में, जो जिद्दोजहद कर रही हैं, आप मुतमईन है क्या उनके पास कोई वाज़िया नक्शा है? कोई उनकी ये सब
یہ مؤثر طریقے سے اس بل کو نافذ ہونے میں یا آگے اس میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ تو ملی تنظیموں کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا ملی تنظیموں کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے. ملی تنظیموں کے پاس اپنا اتحاد بھی نہیں ہے اور ٹھیک سے ہوم ورک بھی نہیں کرتے. تو میں نہیں سکتا کہ یہ لوگ بچا پائیں گے. انشاءاللہ اللہ باقی اس کو بچائیں گے. اور عام مسلمان جیسے کہ شاہین باغ میں عام مسلمان عورتیں سامنے آئی تھی، ایسے کچھ نہ کچھ نکلے گا. اور ان کی یہ جو کوشش ہے یا سازش ہے کہ وہ ہماری پراپرٹیز پر قبضہ کر لے، ہماری کا مطلب میری کسی ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ پوری قوم کی ہے. کہیں کوئی مسجد کی زمین ہے، کہیں پہ قبرستان کی زمین ہے، کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بیواؤں اور یتیموں وغیرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ سے بہت طرح کی چیزیں ہیں. تو اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور بعض پہ کر بھی چکے ہیں، بہت سے پہ کر بھی چکے ہیں. مطلب یہ کہ آپ اگر جائیں گے پنجاب کے اندر تو وہاں پر بہت زیادہ پراپرٹیز تھیں، سبھی پہ تقریباً قبضہ کر رکھا ہے. بہت ہی کم بچی ہیں جو کہ وہاں کا وقف بورڈ وہاں پر بھی ہے، وہ لوگ نکال پہ آئے ہیں، لیکن باقی دوسرے پہ قبضہ موجود ہے. تو اللہ پاک اس کو بچائیں گے. لیکن مسلم تنظیموں کے پاس نہ اس مسئلے پر نہ کسی اور مسئلے پر کوئی بھی واضح ان کے پاس کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے.